गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा दोस्तों विदित है कि इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौर में आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, तो आपके सपनों को पुनः साकार करने के लिए द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ने लाइव क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में आप सबके बेहद लोकप्रिय गुरुदेव हिंदी गुरु हीरालाल सर के कुशल निर्देशन में लाइव क्लासेस का संचालन टेट, सुपर टेट और सी टेट के साथ साथ वनडे की भी तैयारी करवाई। सुप्रभात। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। और पिछले वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह के बारे में क्रमवत केवल पढ़े थे। आइए उन्हीं निराला के बारे में जिन्हें छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है, आइए उनकी कुछ चर्चा करते हैं। और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर रह करके इस कोरोना जैसे महामारी में आदर्शपरक उचित व्यवस्था के साथ पढ़ रहे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखें, ये मेरी गुजारिश है। तो आइए चलते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी के काव्य संग्रह। ये हम क्रमवत लिखा दे रहे हैं, एक सूत्र पर रखेंगे, सारा मामला हल हो जाएगा। सूत्र का नाम क्या है? AP GT कुकुरिमा बने, अर्चना आराधना गाते संध्या हुई। यही सूत्र है। इसी पर इनके जितने काव्य संग्रह हैं मित्रों, सभी काव्य संग्रह इसी पर आधारित हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। ए से हो जाएगा मित्रों अनामिका, पी से हो जाएगा परिमल, जी से हो जाएगा गीतिका। ये कितनी आसान बात हो जा रही है। टी से हो जाएगा तुलसीदास, यहां कुकुरिमा से कुकुर से तात्पर्य कुकुरमुत्ता होगा। और जो ईमा प्रत्यय लगा है, इस ईमा प्रत्यय से हो जाएगा अरिमा, ईमा इसमें भी लगा है। और बा से हो जाएगा बेला, और ना से हो जाएगा नए पत्ते। और बाकी अगला पॉइंट होगा अर्चना, और अगला होगा आराधना। और गाते से हो जाएगा गीत गुंज। और जो संध्या है ये हो जाएगा सांध काकली। इसको इधर से लिख दे रहे हैं, सांध काकली। यही है मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था लेकिन सूत्रवत नहीं पढ़ा था। एक सूत्र पर रख दीजिए क्या क्या? APGT कुकुरिमा बने, अर्चना आराधना गाते संध्या हुई। तो हमें तो लगता है, अपेक्षा करता हूँ ऐसा अगर पॉइंट कहीं देख पाएंगे तो इनके सारे काव्य संग्रह को इकट्ठा लिख सकते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीत गुंज, अंत में क्या है? सांध काकली।
हमें लगता है कि आप लोग इस सूत्र के माध्यम से इसके जितने पॉइंट हैं इसको तैयार कर सकते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा 2019 के टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है तुलसीदास। ये क्वेश्चन आया था तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, ईस्वी सहित अगर याद करना हो तो ईस्वी सहित भी याद कर सकते हैं। 1923 ईस्वी में, ये 1930 ईस्वी में, और गीत का 1936 ईस्वी में, तुलसीदास 1938 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, अरिमा 1943 ईस्वी में। ये सब ईस्वी हैं भाई। और बेला 1943 ईस्वी में, सॉरी बेला 46 है। नए पत्ते 1946 ईस्वी में, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, कुछ लोग 55 भी मानते हैं, अंतिम है सांध्य काकली 1969 ईस्वी। इस तरह से ये ईस्वी हो जा रहे हैं। तो चाहे ईस्वी सहित पूछे, जहाँ तक आशा है कि नेट जेआरएफ और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी क्रम से भी पूछा जाता है, ईस्वी भी पूछा जाता है, तो जानकारी रहेगी तो आप लोग उचित लगा सकते हैं। तो इस तरह से एपीजीटी अनामिका, परिमल, गीतकार, तुलसीदास, कुकुरिमा, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बने, बा से बेला, ने से नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गाते, गीत गुंज, संध्या मतलब सांध्य काकली। इस तरह से मेरे भाइयों ये पॉइंट हो गए इनके प्रमुख क्रमवत। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनमें काव्य संग्रह है, इसकी थोड़ी व्याख्या हो जानी चाहिए। हमें लगता है कि आप लोग ईस्वी सहित और क्रम सहित इसको तैयार कर चुके होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक रचना को लेकर के, एक एक काव्य संग्रह को लेकर के। तो आइए चलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य संग्रह जिसका नाम है अनामिका। क्या नाम है मित्रों? उसका नाम है अनामिका। तो आइए हम लोग चलते हैं निराला के प्रमुख काव्य संग्रह की व्याख्या। आइए इसकी व्याख्या करते चलते हैं। तो पहला है अनामिका। इसमें जितने पॉइंट बनते हैं उस पॉइंट को देख लेते हैं। इसकी रचना 1923 ईस्वी में हुई। यह निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। कोई पूछे निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, तो अनामिका है। कविता में जूही की कली थी, लेकिन काव्य संग्रह में अनामिका होगा। अब दूसरा पॉइंट इस क्रम से चलेंगे। अनामिका का दूसरा संस्करण या संशोधित संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो अनामिका का जो दूसरा संस्करण निकाला गया वो 1938 ईस्वी में हुआ, और जो पहला संस्करण था वो 1923, लेकिन रचना जो की गई है 1923 से ही। संस्करण जब पूछेगा तो 1938 आपको बताना होगा। इस तरह से इसके पॉइंट को भी हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, अनामिका में निम्न
गीतों या कविताओं का संग्रह है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी अनामिका में अनेक प्रकार की कविताएं हैं। उन कविताओं को आइए देखते हैं क्या क्या कविताएं अनामिका में संकलित हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मित्रों, पूछा जाता है कि अनामिका में कौन कौन कविताएं संकलित हैं। तो आइए जो मुख्य कविताएं हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, तो इसमें देखिएगा जो पहली कविता होगी उसका नाम रखा गया है सरोज स्मृति। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति लिखा क्यों निराला जी ने? निराला की एक पुत्री थी। वास्तव में इनकी पत्नी मनोहरा देवी जब इनको छोड़ के चली जाती हैं तो इनके जीवन में वास्तव में इनका देखभाल करने वाली, इनको भोजन पका के देने वाली एकमात्र पुत्री बचती है जिसका नाम सरोज होता है। लेकिन यहाँ भी एक घटना होती है। कुछ समय ऐसा आता है, सरोज का विवाह कर देते हैं निराला जी, और विवाह के 2 वर्ष बाद सरोज क्षय रोग से पीड़ित हो जाती है, और क्षय रोग से पीड़ित होने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तब वहाँ पर निराला जी ने सरोज के शोक में जो गीत लिखा है उसी का नाम क्या हुआ? सरोज स्मृति हुआ। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम या निराला का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत ग्रंथ कौन है? तो इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ शोक गीत ग्रंथ कौन है? सरोज स्मृति है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए थोड़ी वर्णन कर देते हैं। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे भाइयों। पूछा जा सकता है वह कौन सी कविता है जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत है? तो कौन होगा? सरोज स्मृति होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सरोज को याद करके जो इन्होंने ग्रंथ लिखा उसी का नाम क्या हुआ? सरोज स्मृति हुआ। सरोज स्मृति सर्वश्रेष्ठ शोक गीत के रूप में जाना जाता है। जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सम्राट एडवर्ड के प्रति ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो इनकी कविता है सम्राट एडवर्ड के प्रति है, यहाँ से भी इन्होंने कविता लिखा था। और ध्यान दीजिएगा तीसरी कविता इनकी है प्रेयसी। क्या है मित्रों? प्रेयसी। अब क्वेश्चन आता है सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, ये सारी कविताएं किस संग्रह में है? तो अनामिका काव्य संग्रह में है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। तो राम की जो शक्ति पूजा है वास्तव में यह काव्य संग्रह भी यह कविता भी किस संग्रह के अंतर्गत? अनामिका संग्रह के अंतर्गत रखा गया। वास्तव में क्वेश्चन आ सकता है ये किसके आधार पर लिखा है इन्होंने कविता? तो ध्यान दीजिएगा, यह बांग्ला संस्करण कृतवास द्वारा रचित बांग्ला भाषा के रामायण से आधार लेकर रचा गया। कहने का तात्पर्य है जो राम की शक्ति पूजा है इसमें वास्तव में राम को एक आशावादी विचारधारा को देखते हुए अपनी विचारधारा को वास्तव में निराला जी ने प्रस्तुत किया है। लेकिन इसका जो मूल आधार लिया है वो एक बंगला के थे कृतवास ने लिखा था बंगला भाषा में रामायण,
उसी रामायण से थोड़ा सा आधार लेकर के इन्होंने क्या लिखा, राम की शक्ति पूजा लिखा। वैसे जैसे राम भी वास्तव में अपनी आशा में रखते थे कि मैं दक्षिण भारत जाऊंगा, वहाँ असुरों का विनाश करूंगा, वैसे निराला भी आशा पर लगे रहे कि वास्तव में आगे आने वाला समय मेरा क्या होगा। उसी इच्छा को जागृत करते हुए इन्होंने राम की शक्ति पूजा नामक एक कविता लिखा था। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली जो इनकी कविता है मित्रों, वो है रेखा। अगली जो कविता है वो है तोड़ते पत्थर। यह बहुत आता है, पूछा जाता है तोड़ते पत्थर जो कविता है किस संग्रह में है। तोड़ते पत्थर जो कविता है वो अनामिका संग्रह में है। और अंतिम है सच है। तो ध्यान दीजिएगा, इतने आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये मुख्यतया कविताएं हैं। और ये सातों कविताएं मुख्यतया किसके अंतर्गत है, अनामिका काव्य संग्रह के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन आते हैं, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तोड़ते पत्थर। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कविताएं किस संग्रह में हैं, ये कविताएं किस संग्रह में हैं। ये कविताएं हैं अनामिका संग्रह में है। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ इस पॉइंट को आप लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 1923 ईस्वी में लिखा गया अनामिका, उस अनामिका काव्य संग्रह में सरोज स्मृति, सम्राट अकबर के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ते पत्थर, सच है, ये सारी कविताएं संकलित है। तो जानकारी हो गई होगी, अनामिका में ये मुख्यतया कविताएं आती हैं। अगला काव्य संग्रह चलते हैं परिमल की ओर। ये दोनों काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, गारंटी है। चाहे जिस हिंदी साहित्य के एग्जाम से संबंधित रहेंगे उसमें इनके कविताओं से संग्रह से क्वेश्चन जरूर आता है। तो भैया हो, दूसरा जो काव्य संग्रह है उसका नाम परिमल है। इसकी रचना 1930 ईस्वी में हुई। तो परिमल की जो रचना हुई कब हुई, 1923 ईस्वी में हुई। ध्यान दीजिएगा, इसी काव्य संग्रह में निराला जी ने क्या कहा था, मनुष्यों के, इसी काव्य संग्रह में निराला ने कहा था कि मनुष्य के मुक्त की तरह कविता भी मुक्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है मनुष्य के मुक्त की तरह है, अभात कविता भी मुक्त होती है। पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति निराला की है। पूछा जा सकता है ये पंक्ति किसमें कहा था निराला, तो परिमल काव्य संग्रह में कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट रहेगा परिमल काव्य संग्रह में निम्न कविताएं संकलित हैं। तो आइए देखते हैं परिमल जो काव्य संग्रह है इसमें निम्न कविताएं कौन कौन सी हैं। तो आइए इस परिमल में जो कविताएं संग्रहित हैं, संकलित हैं, उस कविताओं को हम आप चर्चा परिचर्चा में लेते हैं। देखते हैं कौन कौन कविताएं थीं। ध्यान दीजिएगा, जूही की कली, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। यह निराला की प्रथम कविता है। तो यह निराला की क्या है, प्रथम कविता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन किया जा सकता है। इस कविता में
प्रकृति पर मानव चेतना का वर्णन हुआ है। तो निराला की ये प्रथम कविता है। इस कविता में प्रकृति पर मानव चेतना का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जूही की कली, पहली बात ये पूछा जाएगा ये किसकी रचना है? निराला की। पूछा जाएगा जूही की कली किस काव्य संग्रह में है? तो परिमल में है। पूछा जाएगा जूही की कली जो काव्य संग्रह है, ये जो कविता है जूही की कली, ये बताइए किससे संबंधित है? इसमें प्रकृति पर मानव चेतना का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से पहले जो कविता हो गई इनकी जूही की कली। दूसरी कविता है अधिवास, ये दर्शन से संबंधित कविता है। तीसरी कविता है बादल राग, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। बादल राग से भी क्वेश्चन आता है। इसमें बादल को क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें बादल राग में बादल को क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा पॉइंट है बादल राग। आइए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? भिक्षुक। और अगला पॉइंट है विधवा। और अगला पॉइंट है विधवा के बाद देन। और अगला है पंचवटी प्रसंग। और अंतिम है, यहां लिख दे रहे हैं, संध्या सुंदरी। और जग को ज्योतिर्मय कर दो। तो इस तरह से मित्रों परिमल काव्य संग्रह के अंतर्गत जूही की कली, अधिवास, बादल राग, भिक्षुक, विधवा, देन, पंचवटी प्रसंग और संध्या सुंदरी व जग को ज्योतिर्मय कर दो, ये सारी कविताएं संकलित हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर ये कविताएं इसमें है तो सरोज स्मृति किस में है? तो अनामिका में है। कोई पूछे राम की शक्ति पूजा किस में है? तो अनामिका में है। कोई पूछे बादल राग किस में है? तो परिमल में है। कोई पूछे आपसे कि जरा बताइएगा जूही की कली किस में, जो हिंदी की प्रथम कविता है, जो निराला की प्रथम कविता है, तो जूही की कली ये जो कविता है ये परिमल में है। तो इस तरह से परिमल के अंतर्गत जूही की कली, आदिवास, बादल राग, भिक्षुक, विधवा, देन, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी और जग को ज्योतिर्मय कर दो, ये सारी कविताएं इसमें संकलित हैं। जानकारी आपको हो जानी चाहिए। आइए अगली बात करते हैं अगले काव्य संग्रह की ओर। अगला जो काव्य संग्रह, कुछ लोग काव्य संग्रह मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं यह एक कविता है और जो लंबी कविता के रूप में जानी जाती है उसका नाम है गीतिका। तीसरा जो पॉइंट है वो है गीतिका। 1936 ईस्वी में रचना हुई। 1936 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई गीतों का संग्रह है। जैसे एक शीर्षक कविता है वर दे
वीणा वादिनी वरदे। ये जो शीर्षक कविता है, क्वेश्चन किया जा सकता है किसके अंतर्गत है? ये गीतिका के अंतर्गत है। और ध्यान दीजिएगा, एक कविता शीर्षक कविता और भी है, भारती जय विजय करे। तो ये दोनों शीर्षक कविताएं मुख्यतया किसके अंतर्गत हैं? ये है गीतिका के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, वरदे वीणा वादिनी वरदे, आप लोग सरस्वती वंदना में लगभग गाते भी होंगे। तो ये कविताएं, ये शीर्षक कविताएं किसके अंतर्गत हैं? गीतिका के अंतर्गत हैं। जानकारी आपको हो जानी चाहिए। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला जो काव्य संग्रह है या लंबी कविता के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है, चौथा नंबर है, तुलसीदास। यही क्वेश्चन पिछली बार आया था यूपी टेट में। तो जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसका नाम है तुलसीदास। ध्यान दीजिएगा, इसकी रचना 1938 ईस्वी में हुई। इसमें कुल 101 छंदों का वर्णन हुआ है। तो 101 छंदों में रचित ये एक खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जा सकता है। तुलसीदास को या तुलसीदास ग्रंथ को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण माना जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऐसी इनकी कौन सी लंबी कविता है जो राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण है? तो कौन होगा? तुलसीदास। अच्छा, इसमें वर्णित क्या है? इसमें वर्णन किसका हुआ है? इसमें मध्यकालीन भारत के दयनीय दशा का वर्णन हुआ है। तो मेरे मित्रों, पूछा जा सकता है तुलसीदास में कुल कितने छंद हैं? तो 101 छंदों में वर्णित यह रचना है। ये तुलसीदास ग्रंथ जो है, ये राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण माना जाता है। इसमें मध्यकालीन भारत के दयनीय दशा का, मध्यकालीन का तात्पर्य मुगलों का, जब मुगलों इत्यादि का समय रहा तो वहाँ पर जो भी भारत के साथ अन्याय हुआ उसी का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला जो इनकी लंबी कविता के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है कुकुरमुत्ता। तो अगला ग्रंथ है कुकुरमुत्ता। आइए चर्चा करते हैं। पांचवा पॉइंट है कुकुरमुत्ता। इसकी रचना 1942 ईस्वी में हुई थी। यह एक व्यंग प्रधान बहुत से काव्य ग्रंथ है। व्यंग प्रधान का तात्पर्य एक दूसरे पर व्यंग करके यह वर्णन किया गया है कुकुरमुत्ता। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक है, जबकि गुलाब जो शोषण करता है, शोषक वर्ग का प्रतीक है। पूछा जाता है कि अगर कुकुरमुत्ता व्यंग प्रधान रचना है
कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? तो ये शोषित वर्ग का, यानी जिसके साथ शोषण हुआ है वो शोषित वर्ग हो गया, और जिसने शोषण किया है वो किसका रूप हो गया? गुलाब का रूप हो गया। पूछा जा सकता है कि गुलाब किसका प्रतीक है? वो शोषक वर्ग का, और शोषित वर्ग का प्रतीक क्या है? कुकुरमुत्ता है। यहाँ से भी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। एक पॉइंट नोट में पूछा जा सकता है, प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु माना है, प्रस्थान बिंदु माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि नंद किशोर नवल ने कुकुरमुत्ता को हिंदी साहित्य का, इन्होंने केवल हिंदी कर दिया, हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। प्रस्थान बिंदु का मतलब ये है जो छायावाद की ओर से प्रस्थान करके प्रगतिशील या प्रगतिवादी युग की ओर जा रहा हो। तो इस तरह से कुकुरमुत्ता एक ऐसा इनका व्यंग्यात्मक प्रधान रचना रहा। प्रभाकर माचवे ने कुकुरमुत्ता को निराला का प्रस्थान बिंदु कहा, जबकि वही नंद किशोर नवल ने कुकुरमुत्ता को निराला का नहीं, हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना है। क्वेश्चन आएगा मित्रों कि हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु किस रचना को माना जाता है? तो किसे माना जाता? कुकुरमुत्ता को। किसके अनुसार माना गया है? नंद किशोर नवल के अनुसार। अच्छा, निराला की वो कौन सी रचना है जो प्रस्थान बिंदु के रूप में? कुकुरमुत्ता। किसके अनुसार? प्रभाकर माचवे के अनुसार। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है अरिमा। आइए अगले काव्य संग्रह की ओर चलते हैं, अरिमा की ओर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन हुआ है। तो अगला जो छठा नंबर है, तो आइए छठे नंबर की बात करते हैं, जिसका नाम है अरिमा। 1943 ईस्वी में इसकी रचना हुई। तो 1943 ईस्वी में रचना हुई। आइए कुछ चर्चा करते हैं। इस काव्य संग्रह में मैं अकेला जैसी महत्वपूर्ण शीर्षक कविताएं संकलित है। तो इसके अंतर्गत मित्रों महत्वपूर्ण जो शीर्षक कविताएं हैं वो क्या है? संकलित है। किसके अंतर्गत? अरिमा के अंतर्गत। तो इस तरह से 7वें नंबर पर बेला 1946 ईस्वी में, नए पत्ते 1946 ईस्वी में, अर्चना 1950 ईस्वी में, आराधना 1953 ईस्वी में, गीत गुंज 1954 ईस्वी में, और अंतिम है सांध काकली 1969 ईस्वी में।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फिलहाल जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारी कविताएँ इसमें सम्मिलित हैं। तो बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध काकले सभी काव्य संग्रह हैं। इसमें अंतिम वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह है इनका अंतिम काव्य संग्रह है। यह है निराला का अंतिम काव्य संग्रह है। तो जानकारी आपको हो गई होगी। ये प्रमुख इनके काव्य संग्रह है जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं निराला के प्रमुख कहानी। ये तो कविता और शीर्षक कविता व काव्य संग्रह से क्वेश्चन रहे, जहाँ से जानकारी आपको दी गई। इनसे क्वेश्चन आता है, जानकारी होनी चाहिए। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसे कंठस्थ कर ले गए होंगे। अब आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख कहानियाँ। निराला की प्रमुख कहानियाँ। तो इनके जो कहानियाँ हैं मुख्यतया 4 हैं। चारों के नाम क्या हैं? लिली 1933 ईस्वी में, लिली एक हो गई, सखी समझ लो 1935 ईस्वी में। अगला है शुक्ल की बीवी, ये 1941 ईस्वी में। और अगला है देवी, ये 1948 ईस्वी में। तो इस तरह से कुल मिला के इनकी 4 प्रमुख कहानियां हैं, लिली, सखी, शुक्ल की बीवी और देवी। इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा इनका कहानी रूप है, इनके कहानी रचना है जो चतुरी चमार के रूप में बाद में संकलित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनकी सखी कहानी रूप है, कहानी रचना है, ग्रंथ है, इसी सखी को 1945 ईस्वी में परिवर्तन करके, तो ध्यान दीजिएगा 1945 ईस्वी में सखी कहानी को परिवर्तन करके चतुरी चमार के रूप में संकलित किया गया। तो इनके प्रमुख 4 कहानियाँ लिली है, सखी है, शुक्ल की बीवी है और देवी है। तो भैया हो याद करना हो, लिली की कोई सखी थी, वो सखी कौन थे? शुक्ल की बीवी थी, और जो शुक्ल की बीवी थी एकदम देवी थी। समझ लो भैया 4 कहानियाँ इनकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो 4 कहानियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि लिली, सखी, शुक्ल की बीवी, देवी, ये सब हैं क्या? ये सब कहानी है। किसकी कहानियाँ? निराला की कहानी है। क्वेश्चन किया जा सकता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं, निराला के कुछ प्रमुख रेखा चित्र हैं। आइए उन रेखा चित्र की बात कर लेते हैं। तो अपेक्षा करता हूं कि इनकी प्रमुख कहानी आप लोग तैयार कर लिए होंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। निराला के प्रमुख कथात्मक रेखा चित्र। कथात्मक रेखा चित्र। इनके प्रमुख कथात्मक जो रेखा चित्र हैं मात्र संख्या में 2 ही हैं। आइए दोनों की बात कर लेते हैं। एक का नाम है कुल्ली भाट और एक का नाम है बिल्लेश्वर बकरिया। यही 2 ही इनके मुख्यतया कथात्मक रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र का तात्पर्य होता है जो वास्तव में किसी घटना को केंद्र बिंदु मान करके
उसके ऊपर कुछ तथ्यात्मक वर्णन कर दिया जाए, वही रेखा चित्र होता है। इन्होंने इसकी रचना 1939 ईस्वी में किया था और इसकी रचना 1941 ईस्वी में। तो इस तरह से ये पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। तो निराला के प्रमुख कथात्मक जो रेखा चित्र है इसमें कुल्ली भाट है और बिल्लेश्वर बकरिया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आइए निराला के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ को देख लेते हैं। मात्र 2 ही आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जानकारी इनसे भी हो जाए। आलोचनात्मक ग्रंथ से क्वेश्चन आ चुका है, टीजीटी में आलोचनात्मक ग्रंथ से क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए चर्चा करते हैं निराला के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ। निराला के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ। तो आइए कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ है, मात्र मैंने कहा 2 ही आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। दोनों के नाम क्या हैं? रवींद्र कविता कानन। तो रवींद्र कविता कानन इनके पहले आलोचनात्मक ग्रंथ है जो 1928 ईस्वी में लिखा गया। और दूसरा है पंत जी और पल्लव, ये 1939 ईस्वी में लिखा गया। तो आलोचनात्मक ग्रंथों में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है पंत जी और पल्लव किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो पंत जी और पल्लव ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ है ये निराला का है। रवींद्र कविता कानन भी ये निराला के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हो गए। इस तरह से इनके कई पॉइंट ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आलोचनात्मक ग्रंथों से क्वेश्चन, चाहे रेखा चित्र हुआ और चाहे कहानी हुआ, चाहे कविता हुआ, चाहे काव्य संग्रह हुआ, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतिम पॉइंट है निराला के प्रमुख उपन्यास। तो आइए उपन्यास से फिलहाल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में इनके उपन्यास से, लेकिन जानकारी थोड़ी हो जानी चाहिए। निराला के प्रमुख उपन्यास, चलिए पहला उपन्यास है अप्सरा। क्वेश्चन किया जा सकता है अप्सरा एक कहानी है, क्या है कि एक उपन्यास है, क्या नाम है? अप्सरा। इसकी रचना इन्होंने की थी 1931 ईस्वी में। तो 1931 ईस्वी में अप्सरा उपन्यास की इन्होंने रचना की थी। दूसरी रचना का नाम है अलका। अलका को इन्होंने लिखा था 1933 ईस्वी में। कोई विशेष बिंदु यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। अगला है निरूपमा। निरूपमा का वर्णन इन्होंने किया था 1936 ईस्वी में। अगला है प्रभावती। प्रभावती ये भी 1936 ईस्वी में लिखा गया। अगला है चमेली, ये भी 1941 ईस्वी में लिखा गया। अगला है चोटी की पकड़। और काले कारनामे। ध्यान दीजिएगा, चोटी की पकड़ और काले कारनामे कुछ विद्वानों का मत है यह निराला का अपूर्ण उपन्यास है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। काले कारनामे और चोटी की पकड़ इनका कैसा उपन्यास है? अपूर्ण उपन्यास है। तो इस तरह से उपन्यासों में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली, चोटी की पकड़ और काले कारनामे ये प्रमुख इनके उपन्यास ग्रंथ हैं। अपेक्षा करता हूँ कि निराला से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण तत्व को लेकर के पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।